हेलो। हाँ, प्रणाम बेटा। देखा आपको? ये क्वेश्चन दिख रहा है सुप्रिया? ठीक है। ये देखो, द कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है, टी, फॉर कन्फाइंड एक्वीफर कैन बी डिटरमाइंड बाय पंपिंग आउट टेस्ट। ये पंपिंग आउट टेस्ट के फॉर्मूले की बात कर रहा है। और जो पंपिंग आउट टेस्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, उसी को ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाना चाह रहा है यहाँ पर। ठीक। तो उसको हम देखना चाहते हैं। देखो क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ट्रांसमिसिबिलिटी टी फॉर कन्फाइंड एक्वीफर के लिए कैन बी डिटरमाइंड बाय पंपिंग आउट टेस्ट टुगेदर विद अदर रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन, द एप्लीकेबल फार्मूला इज। तो पंपिंग आउट टेस्ट का फार्मूला देखना चाह रहा है। ठीक। तो चलो देखते हैं। देखो, पंपिंग आउट टेस्ट का हमें ये फार्मूला पता है। ठीक, ये फार्मूला हमने देखा था पंपिंग आउट टेस्ट का। फिर उसके बाद बात आ जाती है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, जैसे 2 पाई के एच। ठीक। एस वन माइनस एस टू की जगह इसने क्या लिख लिया? डेल्टा एस लिख लिया। ठीक। और R2/R1 को इसने मान लिया R2 बराबर 10R1। जो हमने R2 और R1 पढ़ा था, R1 के अनुसार जो है ड्रॉ डाउन S1 है, R2 के अनुसार S2 है। ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई टी डेल्टा एस अपॉन R2/R1, क्योंकि 10 है तो यहाँ पर 10 लिख दिया। तो ये आ जाएगा 2 पाई टी डेल्टा एस अपॉन 2.303। तो बस इसी को हमने यहाँ पर इस तरह से, जो के एच है, इसी को ट्रांसमिसिबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि आप समझते हो टी इज इक्वल टू क्या होता है? के एच। ट्रांसमिसिबिलिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था सॉयल मैकेनिक्स में। टी बराबर क्या होता है आपका? के एच होता है। ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो टी बराबर क्यू अपॉन 2.72 डेल्टा एस। ठीक। तो ये तो बस इन्होंने मतलब एक फॉर्मूले को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके वैल्यू निकाला है। इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है और करने की कोशिश करो। देखो क्या कह रहा है, ग्राउंड वाटर फ्लोज थ्रू एन एक्वीफर विद अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इतना। जो ग्राउंड वाटर है वो एक्वीफर से होकर गुजर रहा है। ठीक है। एक मिनट। ग्राउंड वाटर फ्लोज थ्रू एन एक्वीफर। ग्राउंड वाटर आपका एक्वीफर से होकर गुजर रहा है, और विद अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 × 10⁻⁴। चलो, एक्वीफर का आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है 1500 मीटर। लंबाई दी हुई है 1500 मीटर। हाइड्रोलिक हेड दिया हुआ है 300-250 मीटर। ठीक है। कहीं पर
और जो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज जितना दिया हुआ है, देन द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, मतलब ये परमिएबिलिटी ही निकालना चाह रहा है। तो कन्फाइंड एक्वीफर के लिए हमने जो फॉर्मूला देखा था, ये है आपका क्यू बराबर, सॉरी, जो अनकन्फाइंड एक्वीफर, कौन सा एक्वीफर है ये, एक्वीफर ही दिया हुआ है साधारण। तो बेटे इसमें तो बेसिकली यही फॉर्मूला लगेगा आपका। डिस्चार्ज इन्होंने देखो दिया हुआ है 750 मीटर क्यूब पर डे, यहाँ पर इनका डिस्चार्ज दिया हुआ है 750 मीटर क्यूब पर डे, वो आपने यहाँ पर लिख लिया। परमिएबिलिटी आपको यहाँ पर निकालनी है। आई हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ये कैसे निकलती है, आई बराबर होता है आपका डेल्टा एच अपॉन लंबाई। तो डेल्टा एच क्या है, मतलब हेड में लॉस कितना है, देखो इसने कह रखा है हाइड्रोलिक हेड कितने दे रखा है, 350 मीटर यहाँ दिया हुआ है, 250 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 50 मीटर का, डिवाइडेड बाई लंबाई कितनी है, लंबाई है 1500 मीटर। बस ये कर दिया 350 माइनस 250 बटे 1500, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, 10 बटे 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। बस ये आपका यहाँ से हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी या परमेबिलिटी निकल के आ जाएगी 2.25 मीटर पर डे। अब इसके बाद देखो ये क्या दिया हुआ है, विच, इस क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सस्टेन्ड एक्सेसिव ग्राउंड वाटर पंपिंग इन अ बेसिन। ये कह रहा है कि किसी बेसिन में से किसी जगह से क्या हो रहा है, एक्सेसिव वाटर पंप करके निकाल रहे हैं। तो उनसे निम्न में से कौन सी सिचुएशन कि भाई ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है, इनमें से कौन सा इसका कारण है। क्या है, देखो पहला, ड्राइंग अप ऑफ लेक्स एंड स्ट्रीम ओवर अ पीरियड इन स्पाइट ऑफ नॉर्मल रेनफॉल। ये कह रहा है कि साधारण रेनफॉल होने के बावजूद भी जो छोटी लेक है और स्ट्रीम है वो सूखती चली जा रही हैं। ठीक, पहला कारण भाई ये बात सही लग रही है, क्योंकि भाई आप जमीन से पानी निकाल रहे हो, वाटर टेबल कम कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा, उससे जो हमारी लेक और स्ट्रीम है वो हमारी क्या हो जाएंगी, अ, सूख जाएंगी। डेटोरियोरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर क्वालिटी इन सर्टेन एक्वीफर, जो कुछ एक्वीफर में ग्राउंड वाटर की क्वालिटी कम हो सकती है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन पहला तो पक्का है। लैंड सब्सिडेंस इन द बेसिन, बेसिन में लैंड सब्सिडेंस मतलब लैंड आपका नीचे हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस होता है आपका सिग्मा माइनस म्यू। ठीक, अब क्या होता है, जैसे ही U खत्म हो जाएगा, मान लीजिए ग्राउंड वाटर टेबल खत्म, तो U जीरो हो जाएगा, तो सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस आपका बढ़ गया। जैसे ही इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा, मिट्टी के कण पास में आएंगे और लैंड सब्सिडेंस हो जाएगा। तो तीसरा बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन सीस्मिक एक्टिविटी, मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड वाटर टेबल के कम होने से अर्थक्वेक में कुछ होने वाला है, इसे भी काटो। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, आपको पानी निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मान लीजिए जहां पर 50 फुट पे पानी हुआ करता था जमीन के नीचे, अब वो वही 300 फुट 400 फुट पे हो रहा है, तो ये भी आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो मुझे लग रहा है 1 3 और 5, 1 2 3 5, मतलब ये हो जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट सेकंड। ठीक है बेटा, आ गया समझ में, सुप्रिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, देखो क्या कह रहा है, फॉर एन अनकन्फाइंड एक्वीफर, कोई एक्वीफर है, स्पेसिफिक यील्ड 20% है, स्पेसिफिक रिटेंशन 15% है, और परमिएबिलिटी इतना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको ये सब स्टेटमेंट आपके कंसीडर करने हैं। पहला, पोरोसिटी ऑफ द एक्वीफर इज 35%, जो एक्वीफर है उसकी पोरोसिटी 35% होगी। देखो भाई, जो पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है हमने देखा था, एन बराबर क्या होता है आपका, ये होता है स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। तो क्या दोनों चीजें जुड़ जाएंगी, 20% ये और 15% ये, तो ये आपकी बात ठीक है। पोरोसिटी इज 35%। ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, तो देखो ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टी क्या होता है, बराबर के इंटू एच होता है, के इंटू एच। ठीक, ये फॉर्मूला हम लोग सॉइल में पढ़ चुके हैं। तो परमिएबिलिटी कितनी दे रखी है, 35 मीटर पर डे।
और अगर आप एच को 1 मानो तो फिर ये ट्रांसमिसिबिलिटी ठीक आ जाएगी। ठीक, अगर आप एच को 1 मार देते हैं तो 35 गुना 1 करके, तो मेरे हिसाब से ये भी चीज ठीक होनी चाहिए। अगला क्या दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम स्टोरेज पर मीटर ड्रॉप इन द वाटर टेबल पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इज 20 मिलियन क्यूब। ये कह रहा है कि वाटर लॉस फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम स्टोरेज पर मीटर ड्रॉप इन द वाटर टेबल। ये कहता है कि अगर आपकी वाटर टेबल 1 मीटर से नीचे जाती है, ठीक है, तो मान लीजिए टोटल एरिया आपने, जैसे ये एक्वीफर है, ठीक, और पानी का लेवल 1 मीटर नीचे गया, यहाँ पर ऐसे नीचे चला गया, तो 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हुआ जैसे इसका। ठीक, तो टोटल पानी कितना लॉस्ट हुआ, जैसे ये 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका, जैसे आप देख पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है इसका 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, और ये डेप्थ कितनी हुई इसकी, 1 मीटर इसकी डेप्थ है। तो फिर आप क्या करोगे, देखो टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं इस एरिया में, इस डेप्थ की मल्टीप्लाई करके हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। 100, देखो इन्होंने कर रखा है क्या, देखो यहाँ पर किया हुआ है, देखो देखो ये तो हो गया एरिया, सबसे नीचे आ जाओ। ठीक है, 100 किलोमीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई की। ठीक, और 1 मीटर नीचे गया। ठीक, अब बात आती है कितना पानी निकला, इसका पानी स्पेसिफिक यील्ड से निकाला जाता है। देखो 20% दिया हुआ है ना, मतलब जितना भी ड्रॉ डाउन हो रहा है उससे 20% पानी बाहर निकल रहा है और 15% वहीं पर रह जा रहा है। तो जो भी आपने टोटल वॉल्यूम निकाला था उसमें 20% या 0.2 की मल्टीप्लाई कर दी, इंटू 100 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1, तो ये आ गया आपका 20 मिलियन मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। देखो यहाँ पर सारा दिया हुआ है। ठीक है, पहला पहला ऑप्शन इस पर जो आपकी पोरोसिटी है 0.2 प्लस 0.035, ट्रांसमिसिबिलिटी होता है आपका के एच, तो 35 गुणा 1 कर दिया, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम स्टोरेज स्पेसिफिक यील्ड इंटू एरिया इंटू। चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर, देखो क्या कह रहा है ये। देखो क्या कह रहा है ये, स्पेसिफिक स्टोरेज इज स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट डेप्थ ऑफ द एक्वीफर। स्पेसिफिक स्टोरेज जो होता है, हालांकि ये जो टॉपिक है हाइड्रोलॉजी में पढ़ाया जाता है, ये ड्रॉडाउन से रिलेटेड है या जो भी है। देखो क्या कह रहा है, स्पेसिफिक कैपेसिटी इज स्टोरेज कोफिशिएंट पर यूनिट एक्वीफर डेप्थ। Specific capacity is constant for a given well. For one-dimensional flow in a confined aquifer between two water bodies, the piezometric height। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा इस चीज के, ये हाइड्रोलॉजी से ज्यादा संबंधित है, इसको हम जब हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे उसी में ही डिस्कस करेंगे। वैसे इसका आंसर है बी। बी मतलब सेकंड, जो स्पेसिफिक कैपेसिटी, ये एक तो सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इस फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, बाकी जब आगे आएगा। ठीक है, अब इसने एक फील्ड परमिएबिलिटी टेस्ट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन दिया है। फील्ड परमिएबिलिटी टेस्ट में क्या क्या एजम्पशन माने जाते हैं, पहला है द फ्लो इज लेमिनार एंड डार्सी लॉ इज वैलिड। जो फ्लो है वो कैसा होता है, लेमिनार है, और डार्सी लॉ आपका क्या होता है, वैलिड होता है। चलो ठीक है, ये बात सही है। फ्लो इज हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स इन द वर्टिकल सेक्शन। जो फील्ड परमिएबिलिटी टेस्ट है उसमें ये माना ही जाता है कि जो पानी का फ्लो हो रहा है आपका वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब
पानी की वेलोसिटी हर जगह सेम है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू द टेंजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। यार ये जो वेलोसिटी है टेंजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, अब ये तीसरा स्टेटमेंट टेंजेंट मैग्नीट्यूड का क्या मतलब हुआ? डेल्टा एच बाई एल को कह रहा है ये। देखो v, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था v बराबर क्या होता है? ठीक है, v बराबर हमने पढ़ा के आई। ठीक, और इसमें आई क्या होता है? आई होता है आपका, अगर मैं आई की बात करूं तो आई है हमारा डेल्टा एच बाई एल। डेल्टा एच बाई एल। तो ये जो डेल्टा एच है ये हो गया हेड लॉस और एल हो गया लंबाई। इसी को ये क्या कह रहा है? टेंजेंट मैग्नीट्यूड। क्योंकि अगर आप टेन थीटा या टेंजेंट निकालते हो तो वो इसी प्रकार से निकाला जाता है डेल्टा एच बाई एल से, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाता है D। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एज रिगार्ड्स एक्वीफर कैरेक्टरिस्टिक? हालांकि ये भी मुझे उसी का ही क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है, हाइड्रोलॉजी का। क्या दिया हुआ इन्होंने? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एज रिगार्ड टू द एक्वीफर कैरेक्टरिस्टिक? कोई पानी का एक्वीफर है उसकी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है। पहला है स्टोरेज कोफिशिएंट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज फ्रॉम स्टोरेज फ्रॉम द एंटायर एक्वीफर ड्यू टू यूनिट डिप्रेशन ऑफ पीजोमेट्रिक हेड। पीजोमेट्रिक हेड आपका गिर रहा है, नीचे जा रहा है। तो स्टोरेज कोफिशिएंट क्या होता है? कितना पानी बाहर निकला एक्वीफर से। ठीक है, जो पीजोमेट्रिक हेड है, ड्यू टू यूनिट डिप्रेशन इन पीजोमेट्रिक हेड, आप पानी निकाल रहे हैं, पानी आपने बाहर निकाला तो पीजोमेट्रिक हेड आपका यूनिट डिक्रीज हुआ, मतलब एक इकाई, एक मीटर, एक सेंटीमीटर या जितना भी है, तो उससे जितना पानी बाहर निकल रहा है उसको स्टोरेज कोएफिशिएंट कहते हैं। चलो जो भी बात है। दूसरा क्या क्या? द स्टोरेज कोएफिशिएंट इज सेम एज द स्पेसिफिक यील्ड फॉर द वाटर टेबल एक्वीफर। स्टोरेज कोफिशिएंट और स्पेसिफिक यील्ड किसी एक्वीफर के लिए बराबर होते हैं। चलो, बोथ द एक्वीफर कांस्टेंट, जो स्टोरेज कोफिशिएंट है और ट्रांसमिसिबिलिटी या डायमेंशनलेस नंबर, ये डायमेंशनलेस नंबर होते हैं। इनका आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। इन जनरल स्टोरेज कोफिशिएंट, जो आपका स्टोरेज कोफिशिएंट होता है, इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट एक्वीफर रिलीजेस और स्टोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट डिक्लाइन। देखो, सबसे पहली बात क्या है? जो स्टोरेज कोफिशिएंट है आपका, जैसे ये हमारा एक्वीफर है, ठीक है, ये होगी हमारी ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक, तो अब क्या होता है? वाटर टेबल यहाँ पर है, अब वाटर टेबल थोड़ा सा आपका नीचे डाउन हुई। ठीक, तो वाटर टेबल जैसे ही आपका डाउन हो रहा है, ये स्टोरेज कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट एक्वीफर रिलीजेस और स्टोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट डिक्लाइन। जैसे ही आपकी वाटर टेबल डिक्लाइन होगी, उसके नीचे जाने से कितना पानी बाहर निकल रहा है, इसको स्टोरेज कोफिशिएंट कहते हैं। हालांकि ये टॉपिक भी आपका हाइड्रोलॉजी का है, लेकिन फिर भी हम इसमें पढ़ रहे हैं इसको। फॉर एन अनकन्फाइंड एक्वीफर, कोई अनकन्फाइंड एक्वीफर है, स्टोरेज कोफिशिएंट इज जनरली टेकन एज स्पेसिफिक यील्ड। जो स्टोरेज कोफिशिएंट है वो आपका स्पेसिफिक यील्ड के बराबर लिया जाता है। फॉर अ कन्फाइंड एक्वीफर के लिए इट इज डिफाइंड एज द इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, ये हो गया हमारा, ये जो इन्होंने जो कन्फाइन एक्वीफर के लिए ये इन्होंने डेफिनेशन दे दी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी दिया हुआ है, मतलब सेकंड ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलो बच्चों, किस पर आओ, देखो इस क्वेश्चन के।
देखो, व्हाट इज द स्ट्रेनर लेंथ रिक्वायर्ड फॉर अ डीप ट्यूब वेल गिविंग अ डिस्चार्ज ऑफ 8 लीटर पर सेकंड। ठीक, स्ट्रेनर लेंथ रिक्वायर्ड फॉर अ डीप ट्यूब वेल, कोई आपका डीप है वेल गिविंग अ डिस्चार्ज ऑफ 8 लीटर पर सेकंड, जो आपका डीप ट्यूब वेल है उसमें से पानी इतना निकल कर आ रहा है। स्ट्रेनर लेंथ पूछ रहा है। स्ट्रेनर लेंथ क्या है? वो जो हमने फोटो देखा था जिसमें पाइप में छेद छेद हो रखे थे जिससे पानी आपका अंदर जा रहा था। ठीक, एज्यूम परमिसिबल एंट्रेंस वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। मान लीजिए ये अगर आपका पाइप है तो इसमें जो पानी अंदर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। इट इज डिसायर्ड टू हैव अ स्ट्रेनर ऑफ स्लॉट साइज। जो स्ट्रेनर है, जो इसमें छेद बने हुए हैं, उनका जो साइज इन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 mm इंटू 0.2 mm विद नंबर ऑफ स्लॉट्स पर सेंटीमीटर लेंथ। ठीक, तो ये कह रहा है हर पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द स्ट्रेनर एज 100, मतलब कि हर 100 मीटर की लंबाई में कितने स्लॉट हैं? 100। तो ये लंबाई पूछना चाह रहा है बेसिकली, फिर वही फॉर्मूला रहेगा, डिस्चार्ज बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, इसी को ही आपको लगाना है। देखो, इसने क्या दिया हुआ है? डिस्चार्ज ऑफ ट्यूबवेल, मतलब कि ट्यूबवेल में से पानी कितना बाहर निकल के आ रहा है? 8 लीटर पर सेकंड, जो कि हो जाएगा 8 गुना 10 की पावर माइनस के 3 मीटर मीटर क्यूब पर सेकंड। परमिसिबल एंट्रेंस वेलोसिटी, जो एंट्रेंस वेलोसिटी है वो हो जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये इन्होंने दी हुई है 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए जो आपकी स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर मतलब पाइप का वो हिस्सा जिसमें आपने छेद छेद किए हुए हैं, इसकी लंबाई है एल। ठीक, इस लंबाई में आपने क्या किस चीज की मल्टीप्लाई करी? भाई आपने इसमें मल्टीप्लाई किया। देखो, अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। ये स्लॉट जो है, जो इसमें छेद हुआ है 20 सेंटीमीटर गुना 0.2 सेंटीमीटर का, ये दिया हुआ है ना। देखो, सॉरी सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, 20 mm गुना 0.2 mm। ठीक, तो यहाँ पर 20 mm ये लिखा, 0.2 mm ये लिखा, और इन दोनों को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस की 6 से मल्टीप्लाई की। ठीक, तो ये एरिया आ गया। एरिया में आपने वेलोसिटी की मल्टीप्लाई करी। ठीक है, और इसने ये कहा कि हर, देखो ये लिखा है पर सेंटीमीटर विद द नंबर ऑफ स्लॉट पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द स्ट्रेनर एज 100। हर सेंटीमीटर लंबाई में कितने स्लॉट हैं आपके? 100 स्लॉट हैं। तो इसने इस वजह से इसमें इसकी कितनी मल्टीप्लाई की? 100 गुना 100 की मल्टीप्लाई करी इसने। मतलब अब अब ये इसका क्या मतलब हुआ? हर सेंटीमीटर, जैसे 1 सेंटीमीटर का स्ट्रेनर है उसमें 100 स्लॉट हैं ऐसे, तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 100 गुना 100 होंगे। ठीक है, तो ये इसने किसके बराबर कर दिया? डिस्चार्ज के बराबर, जो कि 8 गुना 10 की पावर माइनस की 3, तो लंबाई हो गया 10 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, शुक्रिया। आ रहा है समझ में? चलो, अब इस क्वेश्चन को देखो। इन a यूनिफॉर्म सेमी इनफाइनाइट एक्वीफर, कोई यूनिफॉर्म एक्वीफर है, सेमी इनफाइनाइट है। ठीक, द डिपेंडेबल डिस्चार्ज ऑफ अ लोन सर्कुलर ओपन वेल इज इंक्रीज मोस्ट इजीली बाई। ये कह रहा है कोई आपका यूनिफॉर्म है, मतलब कि उसका जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म है, सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब, जैसे इस एक लेवल के ऊपर तो हवा है, उसके नीचे मिट्टी है। द डिपेंडेबल डिस्चार्ज ऑफ लोन सर्कुलर ओपन वेल, मतलब कि आपने उसमें एक लोन मतलब अकेला सर्कुलर ओपन वेल आपने उसमें डाला, तो उसमें डिपेंडेबल डिस्चार्ज मतलब कि उसमें जो उससे जो आपको पानी मिलेगा उसको अगर आपको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे? इंक्रीजिंग द डायमीटर। सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है कि किसी एक्वीफर में से, मैं आपने कुआं खोद रखा है, उसमें से आपको पानी की मात्रा बढ़ानी है तो क्या करोगे? इंक्रीजिंग द डायमीटर, डायमीटर को बढ़ाओगे। मेकिंग इट इनटू वन विद अ स्क्वायर कर्व, मतलब कि इसके चारों तरफ एक स्क्वायर बाउंड्री बनाएंगे। भाई ये तो मुझे लग नहीं रहा कोई ठीक बात कही इसने। डीपनिंग द वेल, जो वेल है उसको गहरा करके। प्रोवाइडिंग कोर्सर स्क्रीन फिल्टर, मतलब उसके चारों तरफ एक कोर्स मोटे मोटे गिट्टी पत्थर की एक हम परत लगा देंगे ताकि मिट्टी उसमें अंदर ना घुसे। क्या दिया हुआ है इन्होंने आंसर? डीपनिंग द वेल। देखो भाई, सीधी सी बात है, जितना वो एक्वीफर के अंदर होगा उतना ही पानी उसके अंदर जाएगा। तो मुझे इसका आंसर क्या ठीक लगता है? डीपनिंग ऑफ वेल। ठीक है बेटा, चलो ये क्वेश्चन देखो।
क्या कह रहा है, ये ट्यूबवेल है। ठीक है, तो ट्यूबवेल है, डायमीटर कितना है उसका, 30 सेंटीमीटर, पेनिट्रेट्स फुली इनटू एन आर्टिजन एक्वीफर। वो किस में जा रहा है, आर्टिजन। आर्टिजन कैसा होता है, कन्फाइंड एक्वीफर होता है। आर्टिजन एक्वीफर वही होता है जो कि प्रेशर से पानी जिसमें बाहर निकलता है, ऊपर भी एक इम्परमिएबल लेयर है, नीचे भी इम्परमिएबल लेयर है। उसमें आपने एक ट्यूबवेल बना दिया, कितना, 30 सेंटीमीटर डाया का। ठीक है, द आर्टिजन लेंथ इज 15 मीटर, मतलब कि जो आर्टिजन एक्वीफर है उसकी मोटाई 15 मीटर है। यील्ड फ्रॉम द वेल अंडर द ड्रॉ डाउन ऑफ 3 मीटर थ्रू द एक्वीफर कंसिस्टिंग ऑफ सैंड ऑफ इफेक्टिव साइड 0.2 मीटर, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी इतना, रेडियस ऑफ ड्रॉ डाउन। ठीक, अब ये कह रहा है कि अगर 3 मीटर का ड्रॉ डाउन हुआ, मतलब कि पानी का जो वाटर टेबल है वो आपका 3 मीटर से नीचे चला गया, तो उससे कितना डिस्चार्ज बाहर निकलेगा। बाकी चीजें इसने क्या क्या दे रखी है, जो सैंड है, रेत है, उसका इफेक्टिव साइड 0.2 mm है, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी इतनी है, 50 मीटर पर डे, और रेडियस ऑफ ड्रॉ डाउन इतना है। तो इसमें देखो ये वाला जो फॉर्मूला है हम जानते हैं, जो आपका कन्फाइंड एक्वीफर है उसमें हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, टू डिस्चार्ज बराबर 2 पाई KB H माइनस एच डब्ल्यू एल एन आर बाई आर डब्ल्यू। ठीक, तो H माइनस एच डब्ल्यू किसके बराबर हुआ, ड्रा डाउन के बराबर हुआ, जो कि किसके बराबर है, 3 मीटर के बराबर है। ठीक, 2 पाई के की वैल्यू आपने ये लिख दी। देखो के आपको क्या दिया हुआ है, परमिबिलिटी दी हुई है 50 मीटर पर डे। तो हमें निकालना किस में है, पर सेकंड में, लीटर पर सेकंड में निकालना है। देखो ये सब दिया हुआ है इधर, 120 लीटर पर सेकंड, 24 लीटर पर सेकंड, 12 लीटर पर सेकंड, ये सब दिया हुआ है। तो बस इसी को ही आपको, अब 50 मीटर पर डे है, तो डे को 24 गुना 60 गुना 60 करके आपने पर डे को पर सेकंड में कन्वर्ट किया। H माइनस एच डब्ल्यू आ गया आपका, जो बी है, विड्थ ऑफ एक्वीफर, वो दी हुई है 15 मीटर, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 15 मीटर दिया हुआ है। और H माइनस एच डब्ल्यू हो गया आपका 3। ठीक, और एल एन आर बाई आर डब्ल्यू, आर क्या है, जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है जो कि है 150, और आर डब्ल्यू है रेडियस ऑफ वेल जो कि है 15। ठीक है, ये आपने यहाँ पर लिख दिया, बस अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये आपका लगभग आ जाएगा 24 लीटर पर सेकंड। ठीक है, ये एक दिख रहा है, ये एल है। ठीक है, ये लीटर है। ठीक है बेटा, चलो, ये तो हमने शायद कल कर लिया था क्वेश्चन। नहीं, ये वाला तो हो गया, देखो अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, जिसमें हाइड्रोलिक हेड दिया हुआ है 300 मीटर का, 250 मीटर का, फिर डेल्टा एच बाई एल निकाला था 300 माइनस 250 बटे 1,500 करके, 4.5 मीटर पर। इसको पढ़ना और खुद करना। ठीक है, आ, देखो 40 ये हमने किया था यहाँ पर, ये देखो ये किया हुआ है। देखो 2018 में भी आया ये क्वेश्चन, देख रहे हो, 300 का, है ना। और 2018 से पहले ये आया हुआ है आपका यहाँ पर। चलो, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। यार ये तो हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन इसमें ज्यादा दिए हुए हैं, लेकिन कोई नहीं, करते हैं इसको भी। ठीक, क्या दिया हुआ है, अनकन्फाइंड एक्वीफर है। ठीक, कोई अनकन्फाइंड एक्वीफर है, चल ठीक है, जिसकी पोरोसिटी दी हुई है 35%, परमेबिलिटी दी हुई है 40 मीटर पर डे, स्पेसिफिक एरिया इतना दिया हुआ है, क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। द वाटर टेबल फॉल्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एक्वीफर बाय 0.2 मीटर, जो वाटर टेबल है इतना गिर जाता है ड्यूरिंग अ ड्रॉट। ड्यूरिंग अ ड्रॉट मतलब आपने जब पानी निकाला, ठीक है, ये ड्रॉट का मतलब सूखा पड़ने को भी ड्रॉट बोलते हैं। ठीक, द वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट, कितना पानी उसमें से निकला। अब देखो सीधी सी बात है, जब भी वाटर टेबल जो है मान लीजिए आपका डाउन हो रहा है, ठीक, तो अब देखो एक्चुअली क्या है, मान लीजिए जमीन की सतह है इस तरीके की, और कितना आपका पानी का लेवल नीचे गिरा, तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, इस एरिया में इस हाइट की मल्टीप्लाई करनी होती है, तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाता है। और उस वॉल्यूम में जितनी भी स्पेसिफिक यील्ड दी हुई है, 15% दी हुई है, बस उसकी मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम। ठीक है, तो देखो इन्होंने यहाँ पर यही किया हुआ है। देखो स्पेसिफिक यील्ड दी हुई है 15%, ड्रॉ डाउन कितना दिया हुआ है 0.2 मीटर, एरिया कितना दिया हुआ है 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो 100 गुणा और किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आ गया 3 मिलियन मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, चलो, अब देखो इसको, अब इसमें स्पेसिफिक यील्ड, अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ये स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन आपको समझ में आ जाएगा इनसे क्या होता है।
अब ये क्या कह रहा है, वहन 3.5 मिलियन मीटर क्यूब ऑफ वाटर वाज पम्प्ड आउट फ्रॉम एन अनकन्फाइंड एक्वीफर। कोई अनकन्फाइंड एक्वीफर है, साधारण एक्वीफर है, उससे आपने 3.5 मिलियन मीटर क्यूब पानी बाहर निकाल दी। ठीक। और उसका एरिया कितना था, 6.3 किलोमीटर स्क्वायर। जैसे ये एक्वीफर है, इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 6.3 किलोमीटर स्क्वायर। द वाटर टेबल वॉज ऑब्जर्व टू गो डाउन बाई 2.5 मीटर। जब आपने इसमें से पानी निकाला तो इसमें जो वाटर टेबल था वो 2.5 मीटर से नीचे चला गया। स्पेसिफिक यील्ड ऑफ द, स्पेसिफिक यील्ड कैसे निकालोगे, इसमें भी वही चीज करनी है, जो एरिया है उसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें स्पेसिफिक यील्ड की गुणा करेंगे, और इसको बराबर रख देंगे जितना पानी आपने बाहर निकाला। कितना पानी बाहर निकाला आपने, 3.5 मिलियन मीटर क्यूब पानी बाहर निकाला। बस ये देखो, बाय कंसिडरिंग वॉल्यूमेट्रिक अप्रोच वाटर पंप, देखो स्पेसिफिक यील्ड इनटू एरिया इनटू ड्रा डाउन। ठीक। तो स्पेसिफिक यील्ड यहाँ से आ जाएगा बराबर वाटर पंप, आपने पानी कितना बाहर निकाला डिवाइडेड बाय एरिया इनटू ड्रॉ डाउन, तो ये हो जाएगा आपका 0.222, मतलब बराबर लगभग 22%। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब आ जाओ, ये क्या कह रहा है भाई, ये तो कुछ अलग ही फॉर्मूला है। शार्ट as recommended by C chart, the radius of influence inversely proportional to drawdown, linearly proportional to drawdown, independent of the drawdown, proportional to square root of drawdown। पता नहीं भाई ये कौन सा फॉर्मूला है, इसको रहने दो, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब का क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पर आओ। ड्यू टू कंटिन्यूस पंपिंग, ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, ड्यू टू कंटिन्यूस पंपिंग फॉर 7 आवर्स फ्रॉम अ कैचमेंट ऑफ 25 हेक्टेयर। एक कैचमेंट था आपके पास 25 हेक्टेयर का, मतलब ये जो इसका एरिया दिया हुआ है 25 हेक्टेयर, इसकी जो पोरोसिटी है, ये जो मिट्टी है इस, उसमें पोरोसिटी है 30%, स्पेसिफिक रिटेंशन है 10%, मतलब आपको स्पेसिफिक यील्ड मिल गई 30 - 10 बराबर 20%। ग्राउंड वाटर लेवल ड्रॉप बाई 1 मीटर, जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल है कितना ड्रॉप हो गया, 1 मीटर से ड्रॉप हो गया। द करस्पॉन्डिंग चेंज इन स्टोरेज, स्टोरेज में कितना परिवर्तन आएगा। ठीक, तो मेरे हिसाब से फिर वही बात, एरिया दिया हुआ है 25 हेक्टेयर, गुणा 1, गुणा आपको क्या करना है, स्पेसिफिक यील्ड की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, देखो पोरोसिटी इन्होंने दी हुई है 0.3 मीटर, सॉरी 0.3, स्पेसिफिक रिटेंशन है 1, स्पेसिफिक यील्ड हो जाएगा आपका 20%, स्टोरेज चेंज हो जाएगा 25 गुणा 0.2 गुणा 1, बराबर हो गया 5 हेक्टेयर मीटर। वही चीज। अब ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1, देखो क्या कह रहा है ये। हाँ बेटा देखो क्या कह रहा है, मैंने ट्यूबवेल, कोई ट्यूबवेल है पेनिट्रेट्स इनटू होमोजेनियस एक्वीफर, ट्यूबवेल को आपने एक्वीफर में डाला एंड इज देन पंप्ड, उसमें से पानी निकाला, देयर विल अकर लोअरिंग ऑफ वाटर सरफेस, उसके कारण क्या होगा, जो पानी का लेवल है वो नीचे आ जाएगा। इसको क्या हम क्या बोलते हैं, ड्रा डाउन का। ठीक, सही बोल रखा है। जैसे आपने कुआं आपने खोदा तो पानी का लेवल इस तरह से नीचे आता है, उसको हम ड्रा डाउन कहते हैं, बात सही है। स्टेटमेंट 2, since the pressure on the surface of the drawdown curve is always at atmospheric level, it is called by this name। ये कह रहा है कि जो ड्रॉडाउन कर्व है उस पर जो प्रेशर होता है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक लेवल पर होता है, इट इज कॉल्ड बाय दिस नेम, इसलिए इसको हम इस नाम से पुकारते हैं। यार ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है, क्योंकि ड्रॉडाउन कर्व को हम क्या दिया हुआ है, एक और आंसर सी। देखो सी का मतलब ये है, मतलब पहला स्टेटमेंट ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। ड्रॉ डाउन का मतलब तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पानी का लेवल नीचे आया ना, इस वजह से इसको ड्रॉ डाउन बोलते हैं। देखो, एनी पॉइंट ऑन द ड्रॉ डाउन कर्व विल हैव प्रेशर
ठीक है? ये इस तरीके का होता है ना, जैसे आप पानी बाहर निकालते हो यहाँ से, तो ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको ही हम कहते हैं, ठीक। ये क्या कह रहा था कर्व, ये वही कह रहा है कि पानी के लेवल नीचे आ जाता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी का लेवल नीचे आ गया, यहाँ पर पानी का लेवल नीचे आ गया, यहाँ पर पानी का लेवल नीचे आ गया। इसी वजह से इसको ड्रॉ डाउन कर्व बोला जा रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होने की ये इसका एक सही कारण नहीं है कि भाई हाँ यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन ये इसका कारण नहीं है, ठीक। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाता है C। अब आ जाओ इस पर, ये क्वेश्चन देखो। देखो क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ एन अंडरग्राउंड स्ट्रेटा। कोई अंडरग्राउंड स्ट्रेटा है, उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कितनी दी हुई है, 0.001 मीटर पर सेकंड, इतनी आपको क्या दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दी हुई है, ठीक। डिस्चार्ज ऑब्टेन फ्रॉम वेल, कोई आपने कुआं खोदा जिसका एरिया है 20 मीटर स्क्वायर, ठीक, और ड्रॉ डाउन उसमें कितना है, 2 मीटर, ठीक। तो इसकी आपको क्या निकालनी है, परमिएबिलिटी निकालनी है, नहीं इससे डिस्चार्ज निकालना है। ये दिया हुआ है 2400 लीटर पर मिनट, ये एल है, ये एक जैसा दिख रहा होगा, 2400 लीटर पर मिनट, 2000 लीटर पर मिनट। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। देखो Q बराबर के आई, है वही छोटा सा फॉर्मूला। के आपको देखो दिया हुआ है 0.001 मीटर पर सेकंड, ये आ गया 0.01 मीटर पर सेकंड। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इसका कितना है, 2, ये कैसे दिया हुआ है, आ, इसने क्या लिया, विद ड्रॉ डाउन 2 मीटर। तो चलो फ्रॉम वेल ऑफ एरिया, ड्रॉ डाउन 2 मीटर का है, चलो 2 इसने यहाँ पर लिख दिया, एल को इसने 1 माना, और एरिया दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को तो रहने दो, ठीक है, क्योंकि जो इसने आई लिया है, ये सीधे इसने एच के बराबर, ड्रॉ डाउन के बराबर ले लिया, तो ये मुझे बात ठीक नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये बिना मतलब कंफ्यूज करेगा, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन पर आओ, देखो।
हाँ बेटा, देखो क्या कह रहा है ये, द सरफेस ज्वाइनिंग द स्टैटिक लेवल्स, मतलब surface joining the static levels in several non-pumping well penetrating a continuous confined aquifer represent। इसको तो वही बोलते हैं, surface joining the static levels in several non-pumping well represent a continuous confined। ये क्या कह रहा है, आपने जैसे एक confined aquifer बनाया, मतलब जैसे ये कोई यहाँ पर आपने एक ऑब्जर्वेशन वेल डाला, यहाँ पर एक आपने ऑब्जर्वेशन वेल लगाया और ये आपका मेन पंपिंग वेल है, तो पानी का ड्रॉडाउन इस तरह से दिखता है। द सरफेस joining the static levels in several non-pumping well penetrating a confined continuous aqueous वाटर टेबल सरफेस, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे हिसाब से, वाटर टेबल सरफेस को तो रिप्रेजेंट नहीं करता ये किसको, देखो अगर ये होता अनकन्फाइंड एक्वीफर, ठीक है, अनकन्फाइंड में तो ये रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्योंकि ये प्रेशर में है, जैसे देखो इस तरह से होता है ना ये तो होगी हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हो गया आपका, ठीक है बच्चे, ये है हमारा ग्राउंड ग्राउंड लेवल, ठीक है, और नीचे कहीं पर है आपका क्या, ये आपका नीचे कन्फाइंड एक्वीफर है, ठीक। तो जो हम ड्रॉ डाउन देखते हैं इस केस में, ड्रॉ डाउन हमारा दिखता है ये जो पानी, यहाँ पर जो पानी प्रेजेंट है इस वाली लेयर में, ये प्रेशर में होता है, तो अगर आप यहाँ पर वेल बनाते हो तो पानी मान लीजिए इस हाइट तक आ गया इसमें, तो अगर मैं इस तरीके से जोड़ूं तो बेसिकली ये जो लाइन है सिर्फ और सिर्फ कन्फाइन के केस में किसको प्रदर्शित करेगी, प्रेशर हेड को प्रदर्शित करेगी, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, पीजोमेट्रिक सरफेस, ठीक है। ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसमें पानी का प्रेशर कितना है और हाइट कितनी है, तो वही जो है जिसको हम बोलते हैं पी बाई गामा प्लस जेड, पीजोमेट्रिक सरफेस ऑफ द एक्वीफर, तो इसका आंसर होना चाहिए सी। अब इसको देखो, निधि मेरे इसमें वो स्टैंड सा होगा जिसपे मैं ऐसे रखता हूँ इसको ना, वो दे दे। लगा दिया। देखो क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर stored in a saturated column with a porosity of 0.35 with a cross sectional area of 1 meter square and depth 3 meter।
देखो क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए सैचुरेटेड कॉलम, कितनी पानी की मात्रा होगी इन ए सैचुरेटेड कॉलम। सैचुरेटेड कॉलम का मतलब सैचुरेटेड एक्वीफर, कॉलम का मतलब आपने जो पानी निकालने के लिए जिस एक्वीफर का इस्तेमाल किया है, विद अ पोरोसिटी ऑफ 0.35, उसकी पोरोसिटी कितनी है 0.35, और क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो फिर वही पुरानी बात, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, गहराई दी हुई है 3 मीटर, वॉल्यूम निकाल लो और पोरोसिटी की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो तो ये आ गया, ये दे रही हुई है पोरोसिटी, ये इसका दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 1 मीटर, और ये 3 इसका ये दिया हुआ है। ठीक, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, डेप्थ 3 मीटर है, तो इतने मीटर क्यूब इसमें पानी है। ठीक, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड। ठीक, अब अगर आप इसमें ये जो वॉल्यूम है, जो इसका 3 मीटर क्या है इसका, देखो 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है और 3 मीटर इसकी डेप्थ है। अगर मैं इसमें पोरोसिटी की जगह स्पेसिफिक यील्ड की मल्टीप्लाई करता तो क्या होता, तो तब आपका दूसरा आंसर आता। दूसरा कौन सा आंसर आता, तब आपका आता कितना पानी इसमें से बाहर निकलेगा। अगर मैं इसमें स्पेसिफिक रिटेंशन की मल्टीप्लाई करता यहाँ पर 0.35, तो कितना पानी एक्वीफर में रह जाता वो आता। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। देखो बच्चे कैसे करोगे इसको, ये एक साधारण क्वेश्चन है। रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड हार्वेस्टेड, जो बारिश का पानी है उसको आप कलेक्ट करते हो, इकट्ठा करते हो, एंड हार्वेस्टेड उसका इस्तेमाल करते हो यूजिंग स्टोरेज स्ट्रक्चर लाइक, ठीक है, जो हम किन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, लाइक अंडरग्राउंड टैंक्स, जमीन में हम एक टैंक बना देते हैं ताकि बारिश का पानी आके उसमें रुक जाए, और उससे उसमें अगर आपने छेद बना दिए तो पानी नीचे भी चला जाएगा ग्राउंड वाटर में। एंड ऑल्सो फॉर रिचार्जिंग द एक्वीफर, एक्वीफर को रिचार्ज करने में भी आप इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट टू क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स अलाउ द रेन वाटर टू परकुलेट एंड रिचार्ज द एक्वीफर। ठीक, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट है, मतलब कि जो गड्ढे आपने जमीन में खोदे गए हैं, ठीक है, उनके चारों तरफ बजरी रखी रहती है, आपने पानी भरा उसमें और पानी नीचे हमारा किस में चला गया, जमीन में चला गया। सीधी सी बात है, जमीन में गड्ढा खोद दो, बारिश का पानी आएगा उसमें भी इकट्ठा होगा और नीचे चला जाएगा, बस ये। इसी को इन्होंने क्या कहा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स, जो रेन वाटर को हार्वेस्ट करने वाले पिट होते हैं। अलाउ द रेन वाटर टू परकुलेट एंड रिचार्ज द एक्वीफर, वो क्या करते हैं, रेन वाटर वो परकुलेट होता है और एक्वीफर आपका रिचार्ज होता है। ये बात भी इसकी ठीक है। ठीक, तो आंसर हो गया ए, पहला स्टेटमेंट भी सही, दूसरा भी सही, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। अगला देखो, इन अ स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल, जो आपका ट्यूबवेल है वो कैसा है, स्ट्रेनर। स्ट्रेनर मैंने आपको दिखाया था फोटो, जिसमें छेद होते हैं। स्ट्रेनर पाइप्स आर सराउंडेड बाय वायर मैश,
जो स्ट्रेनर पाइप है, मान लीजिए ये आपका पाइप है, इसमें इधर 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 छेद हो रखे हैं और इसके चारों तरफ आप वायर मैश लगाते हो। अच्छा, वायर मैश होती है? पता नहीं, मैंने तो उसमें देखा नहीं था, अब हो भी सकती है। दिस प्रिवेंट द फाइन पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग द वाइल वेल पाइप। मतलब वायर मैश इसलिए लगाई जाती है ताकि जो महीन कण है वो इसमें ना घुस सके। मेरे हिसाब से ये चीज ठीक होनी चाहिए। सही है। कहाँ गया? ठीक है। जो स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल है जहां पर छेद है उसके चारों तरफ एक वायर मैश भी लगाई जाती है जिससे फाइन पार्टिकल ना घुसे। चलो बात ठीक है भाई, तुम सही कह रहे हो, हम कुछ इस बात में वो नहीं करते। इसको देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, करो। निधि, अब वो दे देना कल वो। ये है, तो ये तीन है, तो हाँ बेटा। हाँ बेटा, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो, क्या दिया हुआ है इसमें, ले दे के फिर वही फंडा। ठीक। अनकन्फाइंड एक्वीफर है, पोरोसिटी दी हुई है 30%। ठीक। अब पोरोसिटी दी हुई है तो फिर आपका दिमाग ये करना चाहिए, देखो पोरोसिटी बराबर होता है स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। ठीक। परमिएबिलिटी दी हुई है 35 मीटर पर डे, स्पेसिफिक यील्ड दी हुई है 0.2। ठीक। मतलब 20% कितनी है स्पेसिफिक यील्ड है, तो स्पेसिफिक रिटेंशन कितना हो जाएगा? 30 माइनस 20 बराबर 10%। एरिया दिया हुआ है, जैसे ये आपका एक्वीफर है। ठीक है। ठीक, ये ग्राउंड वाटर हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया, जमीन की सतह हो गई। और जो आपका एक्वीफर है उसका एरिया कितना है? 100 किलोमीटर स्क्वायर। वाटर टेबल फॉल्स बाई 0.25 mm। जो वाटर टेबल नीचे गिरा, कितना गिरा? 0.25 मीटर। मतलब आप वॉल्यूम निकाल लोगे 100 गुना इसकी मल्टीप्लाई करके। ठीक। अब ये कहना चाह रहा है ड्यूरिंग अ ड्रॉट द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर लॉस फ्रॉम, मेरे हिसाब से शायद हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट, कितना पानी लॉस्ट होगा इन मिलियन क्यूबिक मीटर। बस सीधा है, देखो कैसे करेंगे। आगे क्यों नहीं हो रहा है? देखो, ये सीधा सा वही फॉर्मूला, यहाँ पर देखो स्पेसिफिक यील्ड दी हुई है। ठीक। एरिया दिया हुआ है, ड्रॉप इन वाटर टेबल दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें। एरिया लिखो 100, 100 किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, ड्रॉप इन वाटर टेबल दिया हुआ है, स्पेसिफिक यील्ड की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 5 मिलियन मीटर क्यूब। ठीक है बेटा। अब इसको देखो। हाँ बेटा बताओ, कोई डाउट सुप्रिया?
आ रहा है ना समझ में? देखो दिमाग में पहले ये चीज डालनी है कि वॉल्यूम किस तरह से निकाला जाए। वॉल्यूम होता है हमेशा एरिया इनटू ये, ठीक। आपको वॉल्यूम मिल गया। अब बात आती है, इतना पानी है, अब इसमें से ये वॉल्यूम किसका है? ये उस मिट्टी का पूरा आयतन है जिसमें पानी मौजूद है। अब इसमें से कितना पानी बाहर निकलेगा, उसके लिए आपने स्पेसिफिक यील्ड की मल्टीप्लाई कर दी। कितना पानी इसमें रह जाएगा या कितना ये रिटेन करेगी, तो उसके लिए हम इस पूरे वॉल्यूम में से स्पेसिफिक रिटेंशन की मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यही है। इस क्वेश्चन को देखो। फिर वही क्वेश्चन आ गया भाई। मैं तो परेशान हो गया इन क्वेश्चन से। ग्राउंड वाटर बेसिन कंसिस्ट ऑफ 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। अब एरिया कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम ग्राउंड वाटर टेबल फ्लक्चुएशन। ये क्वेश्चन इसलिए है ताकि घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, ठीक है। फ्लक्चुएशन कितना है? 1.5 मीटर का, मतलब जो पानी का लेवल है वो 1.5 मीटर से ऊपर नीचे हो रहा है। 1.5 मीटर ये दे दिया, बात खत्म। स्पेसिफिक यील्ड दे रखी है 10%। तो अवेलेबल ग्राउंड वाटर स्टोरेज इन मिलियन क्यूबिक मीटर, तो कितना हमारे पास स्टोरेज होगा। देखो कैसे करेंगे। वही इसने क्या किया, अवेलेबल ग्राउंड वाटर स्टोरेज इसने ऐसे किया। देखो 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ था, तो इसने एरिया को पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। 10 किलोमीटर स्क्वायर गुणा 10 की पावर 6, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। इंटू 1.5, 1.5 मीटर जो पानी का लेवल फ्लक्चुएट हो रहा था। फिर इसके बाद कितनी हमारे पास स्पेसिफिक यील्ड है, पानी बाहर की तरह निकलेगा, तो 0.1 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारा आंसर आ गया मिलियन क्यूबिक मीटर में। ठीक। अब आ जाओ इस पे। देखो कैसे करोगे इसको। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली निकाला गया है किस में से? ये इन्होंने निकाला है, हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन है ये। व्हाट हाउ इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्यूफर पैरामीटर एंड ट्रांसमिसिबिलिटी कोफिशिएंट। जो एक्यूफर के पैरामीटर है, मतलब स्टोरेज कोफिशिएंट और ट्रांसमिसिबिलिटी कोफिशिएंट, कैसे निकाले जाते हैं? वैसे तो हाइड्रोलॉजी में जितना भी ये एक्यूफर से संबंधित चीजें हैं कि वो सारी चीजें हाइड्रोलॉजी में आती हैं, लेकिन चलो हम इसको पहले पढ़ रहे हैं ताकि आगे ये हमारी हेल्प में आएंगे। बाय रिकॉर्डिंग द ड्रॉडाउन इन अ पंप वेल एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। आप क्या कर रहे हो, जो ड्रॉडाउन है उसको निकाल रहे हो पंप वेल एट डिफरेंट। इसका सीधे आंसर देखो और छुट्टी करो। क्या है इसका आंसर? सी का मतलब बोथ वन एंड टू। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो आपने ड्रॉ डाउन जिस, देखो बाय रिकॉर्डिंग द ड्रॉ डाउन इन अ पंप वेल एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, जिस कुएं से आप पानी निकाल रहे हो उसमें ड्रॉ डाउन मतलब कि वाटर टेबल कितना नीचे जा रहा है उसको रिकॉर्ड करके, ठीक। बाय रिकॉर्डिंग द ड्रॉडाउन इन इंस्टॉलेशन इन इंस्टॉल्ड ऑब्जर्वेशन वेल एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। जो आपका मेन वेल है उसके आपने इधर और इधर जो ऑब्जर्वेशन वेल बना रखे हैं वहां पे ड्रॉडाउन को रिकॉर्ड कर लिया, उससे भी पता चलता है। बस बात ठीक है। हम यहीं पे इसको खत्म करते हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इनफिल्ट्रेशन गैलरी। इनफिल्ट्रेशन गैलरी हमने देखा था। इनफिल्ट्रेशन गैलरी, ध्यान करो। इनफिल्ट्रेशन गैलरी याद आई कि सुप्रिया? हाँ बेटा, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज याद आ रही हैं।
देखो मैं दिखाता हूँ दोबारा से। देखो ये चीज देखी थी हमने, इनफिल्ट्रेशन गैलरी, याद आया? ठीक है, जैसे ये नदी है, ठीक, इसके साइड में ही आपने एक एक छोटा सा, क्या कहना चाहिए, एक आपने इस तरीके से जो आपने स्ट्रक्चर बनाई है, इसे इनफिल्ट्रेशन गैलरी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली एक पाइप डाल दिया इस तरीके का, और पाइप भी क्या होता है, आपने हॉरिजॉन्टल खोद रखा है, और ये जो पाइप आपने डाल रखा है इसके चारों तरफ हमने ग्रेवल या गिट्टी भर रखी है, ताकि जो पानी है वो इसमें सीप करके और यहाँ पर हमारा फिट हो जाए। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी बोलते हैं। ठीक, तो इसके ऊपर क्वेश्चन है ये। ठीक, चलो अब हम आ जाते हैं इसी क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है ये, अब पढ़ो। इनफिल्ट्रेशन गैलरीज आर प्लेस्ड अलोंग द रिवर बेड एट अ डेप्थ ऑफ 4 से 6 मीटर। ये कह रहा है कि जो नदी का किनारा है उसके आसपास इनफिल्ट्रेशन गैलरी लगाई जाती है, और उनकी गहराई कितनी रखी जाती है, 4 से 6 मीटर रखी जाती है। बात ठीक है, मुझे तो बात सही लग रही है। दूसरा, द ड्रॉ डाउन फॉर द इनफिल्ट्रेशन गैलरीज फॉर मोर देन दैट फॉर रेडियल वेल। ये कह रहा है कि जो इनफिल्ट्रेशन गैलरी है उसमें पानी वाटर टेबल है ना, जैसे आपने इनफिल्ट्रेशन गैलरी लगा दी तो वाटर टेबल जो है उसमें ज्यादा नीचे आता है। इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। तीसरा क्या है, क्लॉगिंग ऑफ वाटर पोर्स इन इनफिल्ट्रेशन गैलरीज इज लेस देन दैट ऑफ रेडियल वेल। ये कह रहा है कि जो रेडियल वेल है, जो आपने जमीन में कुआं खोद रखा है, ठीक है, उसमें आ, उसमें जो क्लॉगिंग ऑफ पाइप पोर होते हैं, मतलब जैसे मैंने कुआं खोदा तो इसमें पानी इस तरह से अंदर जाएगा, तो इसके जो पोर है जिसके थ्रू पानी अंदर घुस रहा है, उसमें ये कह रहा है कि उनकी जो क्लॉगिंग है, मतलब उनका बंद होना किस में ज्यादा होगा, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज में कम होगा और रेडियल वेल में ज्यादा होगा। चलो इस स्टेटमेंट को भी हमने समझ लिया। आगे क्या कह रहा है ये, द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मोर इन केस ऑफ, मतलब पानी आप निकाल रहे हो तो इनफिल्ट्रेशन गैलरी में महंगा है और रेडियल वेल में कम है। अच्छा जी, क्या दिया हुआ है इसका आंसर, इन्होंने दिया हुआ है इसका आंसर बी, 1, 2 एंड 3। अच्छा, मतलब पहला स्टेटमेंट तो हम सही कह ही रहे थे। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द ड्रॉ डाउन, मतलब कि इनफिल्ट्रेशन गैलरी के केस में ड्रॉ डाउन ज्यादा होता है, रेडियल वेल के केस में ड्रॉ डाउन कम होता है। चलो, और ये क्या कह रहा है, जो पाइप पोर इनफिल्ट्रेशन गैलरी, देखो इनफिल्ट्रेशन गैलरी के केस में क्लॉगिंग कम है। अब यार ये तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको तो समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो बस इसको ये आप याद ही कर लो। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जैसे हमारा, जैसे इनफिल्ट्रेशन गैलरी हुई है हमारी, ये ना, तो इसमें ये कह रहा है कि जो ये जो पाइप हमारा बीच में से होके गुजर रहा है, इसके चारों तरफ आपकी बजरी है, तो जो पानी आएगा पहले वो इन बजरी या ग्रेवल से होकर गुजरेगा, तो पाइप को क्लॉग नहीं कर पाएगा, ये पाइप को बंद नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसने इसका ये आंसर दिया है। चलो आगे चलते हैं। देखो, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन, ये चीज अब आपको याद रख लेनी है। जो डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी। देखो, आपने स्पेसिफिक यील्ड पढ़ा है, स्पेसिफिक रिटेंशन पढ़ा है, स्पेसिफिक स्टोरेज आपने अभी नहीं पढ़ा। स्पेसिफिक कैपेसिटी की आप डेफिनेशन ध्यान रख लीजिए। डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन मतलब, जैसे ये कोई हमारा एक्वीफर है, पानी मान लीजिए किसी हाइट से इसमें नीचे गया तो उसमें से कितना डिस्चार्ज बाहर निकला, उस डिस्चार्ज को स्पेसिफिक कैपेसिटी कहते हैं।
ठीक है, तो हम इस चीज को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस एक्विक्लूड। एक्विक्लूड भी हमने पढ़ा था। एक्विक्लूड जो है पानी कम देता है, एक्वीफर सबसे ज्यादा, एक्वीफर, एक्वीफ्यूज, एक्वीटार्ड, एक्वीक्लूड, ये तीन चार चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, आंसर दिया हुआ है इन्होंने डी। देखो, a saturated formation of earth material which not only stores water but also yields it in sufficient quantity। a saturated formation of earth material मतलब मिट्टी से बना हुआ, ठीक है, सैचुरेटेड फॉर्मेशन ऑफ अर्थ मटेरियल, ठीक, मतलब मिट्टी की वो परत जमीन के अंदर जिसमें ना केवल पानी होता है, मतलब पानी भी होता है, बट ऑल्सो यील्ड्स इट इन सफिशिएंट क्वांटिटी, और वो पानी अच्छी मात्रा में बाहर भी निकालता है, उसको हम बोलते हैं एक्विक्लूड। अ फॉर्मेशन थ्रू विच ओनली सीपेज इज पॉसिबल, वो फॉर्मेशन जिससे सिर्फ सीपेज होता है, एंड द यील्ड इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू एक्वीफर, और उससे यील्ड नहीं होती, मतलब पानी बाहर नहीं निकलता। ये बात भी ठीक है। ठीक है, अगला क्या है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज नीदर पोरस नॉर परमेबल। एक ऐसी जियोलॉजिकल जमीन की परत जो ना कि पोरस है और ना ही परमेबल है। डी, अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज एसेंशियली इम्परमेबल टू द फ्लो ऑफ वाटर, जो जिससे पानी बाहर नहीं निकलता। ठीक, अब ये क्या है, इसका आंसर है डी, ए जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज एसेंशियली इम्परमेबल टू द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब कि इससे पानी बाहर आपका नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे सारी डेफिनेशन दी हुई है। जो पहला है एक्वीफर, ये सारी चीजें मैंने आपको नोट करवा रखी हैं, दोबारा से रिवीजन कर लो, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वीफर क्या है, सैचुरेटेड फॉर्मेशन होता है जिसमें पानी भी होता है, और वो पानी देता भी बहुत अच्छी क्वांटिटी की है। जितने भी हम कुएं खोदते हैं सब एक्वीफर में, चाहे वो अनकन्फाइंड हो चाहे कन्फाइंड हो। एक्विट एक्विटार्ड, इसमें सीपेज, थोड़ा बहुत पानी बाहर निकलेगा, और इनसिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही हल्की मात्रा में पानी बाहर निकलता है, जैसे सैंडी क्ले लेयर की परत होती है। फिर आता है एक्वीफ्यूज, ठीक है, तो जिसमें जो ना तो पोरस होता है और ना ही परमेबल होता है, जैसे चट्टान। ठीक है, चट्टान हो गई, उसमें से ना तो पानी निकलेगा ना ही उसमें पोरोसिटी होगी। फिर आता है एक्विक्लूड, ठीक, जो कि इम्परमेबल होता है फ्लो ऑफ वाटर से। ठीक, ये जैसे क्ले की परत होगी, क्ले में पोरोसिटी बहुत ज्यादा होती है, पानी की मात्रा भी रहती है, लेकिन क्योंकि परमिएबिलिटी कम है तो पानी बाहर नहीं निकलता। तो सो इन टर्म्स ऑफ द यील्ड, सबसे पहले ये जो चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा पानी एक्वीफर में, फिर एक्वीटार्ड में, फिर एक्वीक्लूड में, फिर उसके बाद एक्वीफ्यूज। ठीक, याद कैसे करोगे, देखो एक्वीफर में सबसे ज्यादा, एक्वीटार्ड, एक्वीटार्ड का मतलब मैंने ऐसे याद रख रखा है, रिटार्ड, रिटार्ड का मतलब आपने रोक दिया, एक्वीक्लूड मतलब आपने एक्सक्लूड कर दिया, बाहर कर दिया, एक्वीफ्यूज मतलब आपने रिफ्यूज ही कर दिया कि नहीं भाई पानी देना ही नहीं। ठीक है, इसको देखो, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन क्या है, असर्शन, पहला असर्शन इसने दिया है, द यील्ड ऑफ अ वेल वेरीड फ्रॉम 10 मीटर क्यूब पर डे टू 20 मीटर क्यूब पर डे व्हेन द एक्वीफर एरिया चेंज फ्रॉम 75 टू 50 टू 75 मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है कि कोई एक्वीफर है,
उसका एरिया आपने 50 से 75 कर दिया तो यील्ड बढ़ गई। जैसे पहले ये 50 था, फिर उससे 75 हो गया। आपने एरिया कितना बढ़ा दिया, 50 से 75, मैंने 2.5 गुना कर दिया। तो यील्ड ऑफ वेल आपकी 100 से 10 से 20 हो गई। चलो हो गई होगी। द यील्ड इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ एन एक्वर ओपनिंग इनटू द वेल। द यील्ड इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ एन एक्वीफर ओपनिंग इनटू द वेल। मतलब कि जैसे ये आपका कुआं है, ठीक है, तो कितना एक्वीफर का एरिया इसमें पानी दे रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक। तो भाई अब अगर ये 2.5 गुना हो रहा है 50 से 75, ठीक, 50 में आप 2.5 की गुना करें तो 75 होना चाहिए। तो इसी वजह से 10 में आप 2.5 की गुना करें तो 25 आना चाहिए था यहाँ पे। तो ये गलत हो गया और रीजन आपका सही हो गया। ठीक है, तो बस डी हो गया इसका आंसर। सो द डिस्चार्ज शुड वेरी फ्रॉम 10 से 15, नहीं सॉरी, 50 से 75, 50 से 75 होने के लिए 15 गुना, 1.5 गुना होना चाहिए। 50 से कोई चीज 75 होती है, 15 पंजे 75 होता है, हाँ। तो ये 1.5 गुना है। तो 10 से 20 1.5 गुना होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। देखो ये वाला जो रीजन है, ये स्टेटमेंट सही है कि भाई देखो क्यू बराबर क्या होता है, ये इन्होंने दिया हुआ है। क्यू बराबर है आपका क्यू इज इक्वल टू के आई ए। क्यू इज इक्वल टू है आपका के आई ए। क्यू डायरेक्टली इज इक्वल टू के इंटू आई इंटू ए। ठीक, ये बात इनकी सही है। तो इसी हिसाब से बच्चे क्या करेंगे हम, द यील्ड ऑफ अ वेल वेरीड फ्रॉम 10 मीटर क्यूब पर डे टू 20 मीटर क्यूब पर डे व्हेन द एक्वीफर एरिया चेंज फ्रॉम 50 टू 75। तो क्योंकि आप एरिया कितना कर रहे हो, 1.5 गुना, तो आपका डिस्चार्ज भी कितना होना चाहिए, 1.5 गुना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दुगना हो जा रहा है। इस वजह से इस असर्शन गलत, रीजन सही, तो आंसर हो जाएगा डी। अब ये देखो ये क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, ये बेसिकली इनकी डेफिनेशन है। स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक कैपेसिटी, सेफ यील्ड, फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो चलो पहले ए देखते हैं। स्पेसिफिक यील्ड हमें इतना पता है कि पानी की कितनी मात्रा बाहर जा रही है। तो 4 या 3, लिमिट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम वेल विदाउट डिप्लेशन ऑफ एक्वीफर, वाटर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ एक्वीफर। तो यह है मीजर ऑफ वाटर दैट कैन बी रिमूव, मीजर ऑफ वाटर दैट कैन बी रिमूव बाय पंपिंग। मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए, वैसे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ठीक, तो ये का आंसर है 3, मतलब ए हो गया आपका 3। देखो स्पेसिफिक यील्ड क्या कहती है कि कितना पानी आप बाहर निकाल सकते हैं, तो वही चीज इन्होंने यहाँ पर लिख रखी है। मीजर ऑफ वाटर मतलब पानी की वो मात्रा दैट कैन बी रिमूव्ड बाय पंपिंग, जो कि पंपिंग के द्वारा निकाली जा सकती है। बी का दिया हुआ है 4, लिमिट ऑफ विथड्रॉल फ्रॉम वेल विदाउट डिप्लेशन ऑफ द एक्वीफर। सेफ यील्ड, सेफ यील्ड क्या कहती है कि आप कितना पानी निकालें ताकि जो एक्वीफर है उसमें, उसकी जो लेवल है उसमें कमी ना आए। तो इसको सेफ फील्ड कह दिया इन्होंने। फिर आ जाता है स्पेसिफिक कैपेसिटी, इसका वन दिया हुआ है डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन। देखो स्पेसिफिक कैपेसिटी आप कैसे याद रख सकते हो, सी के बाद क्या आता है, डी। ठीक, ऐसे ही मैंने याद रख रखा है। डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन, दो ही चीजें हैं, डी से डिस्चार्ज और डी से ड्रॉ डाउन, और सी से कैपेसिटी। डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन। फील्ड कैपेसिटी क्या है, फील्ड कैपेसिटी तो वो होती है कि भाई मिट्टी कितना पानी जमा करके रख सकती है। ठीक है, डी का है आपका 2, सेम एज स्पेसिफिक रिटेंशन। अच्छा, स्पेसिफिक रिटेंशन के बराबर होता है। चलो भाई होता होगा, अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अ वेल डेवलपमेंट, अच्छा वेल का विकास इन्वॉल्व्स रिवर्सल ऑफ फ्लो थ्रू थ्रू well screen, increases permeability towards the well, decreases permeability towards the well, is continued till silt free water is pumped out। क्या दिया हुआ है इन्होंने, वेल डेवलपमेंट क्या है, बेसिकली बी। बी का मतलब 1 2 एंड 4, इन्वॉल्व्स रिवर्सल ऑफ फ्लो थ्रू वेल स्क्रीन, रिवर्सल ऑफ फ्लो थ्रू वेल स्क्रीन, इंक्रीजेस परमिएबिलिटी टुवर्ड्स द वेल, डिक्रीजेस, इसे छोड़ो, इस क्वेश्चन को, बिना मतलब का परेशान करने वाला क्वेश्चन है ये, इसको हम छोड़ते हैं।
इस पर आओ, लिस्ट वन और लिस्ट टू इन दोनों को आपको जोड़ना है। पंपिंग टेस्ट, रिकॉपरेशन टेस्ट, प्रेशर टेस्ट और जार टेस्ट। पंपिंग टेस्ट क्या है? पंपिंग टेस्ट तो बेसिकली वही है, पानी आप निकालते हैं या डालते हैं ताकि आपको परमिएबिलिटी मिल जाए। क्या दिया हुआ है इन्होंने? इसका आंसर बी दिया हुआ है। पंपिंग टेस्ट है, रेट ऑफ पंपिंग इज एडजस्टेड टू कांस्टेंट लेवल इन द वाटर। अच्छा, बी का क्या है? रिकॉपरेशन टेस्ट वन, ग्रेजुअल राइज ऑफ वाटर टेबल इज ऑब्जर्व्ड एज टाइम प्रोग्रेस। प्रेशर टेस्ट सी का, पाइपलाइन इज फिल्ड विद वाटर अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। जार टेस्ट, देखो पंपिंग टेस्ट क्या है? जब हम वाटर की परमिएबिलिटी निकालते हैं एट दैट टाइम हम पंपिंग टेस्ट करते हैं। पंपिंग टेस्ट में क्या करते हैं? पानी किसी कुएं में से निकाला जाता है और जब तक ड्रॉ डाउन आपका एक कांस्टेंट उस पर नहीं आ जाता तो वो पंपिंग टेस्ट हो जाता है। रिकूपरेशन टेस्ट क्या है? बी का वन, मतलब कि जैसे आप जैसे जैसे आप पानी वेल इज ऑब्जर्व्ड एज टाइम प्रोग्रेस, जैसे आपने कुएं में से पानी निकाल रहे हैं तो राइज ऑफ वाटर टेबल, या आपने पानी निकाल के छोड़ा तो वाटर टेबल किस तरह से राइज हुई उस चीज को देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये मुझे इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन लग रहा है, 2003 का क्वेश्चन है। प्रेशर टेस्ट क्या है? प्रेशर टेस्ट क्या है? पाइपलाइन इज फिल्ड अप विद वाटर अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम देन एटलीस्ट डबल द मैक्सिमम। जैसे कोई पाइप है, कितना प्रेशर वो झेल सकता है, जितनी उसको डिजाइन करने के लिए जो प्रेशर बनाया जाता है उसको प्रेशर टेस्ट कहते हैं। जार टेस्ट ये आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आता है। जार टेस्ट बेसिकली क्या है? एक डिब्बा लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसमें हम एलम एलम मतलब फिटकरी मिलाते हैं और उसको घोलते हैं ताकि कितना पानी चाहिए किसी, जैसे जितनी भी फिटकरी क्या करती है, किसी पानी में अगर मिलाई जाती है तो जितने भी उसमें पार्टिकल हैं उसको नीचे बैठा देती है। ठीक है, तो जार टेस्ट इसलिए किया जाता है। चलो, तो परफॉर्मेंस ऑफ अ वेल इज मेजर्ड बाय इट। जो परफॉर्मेंस ऑफ अ वेल है कि वेल कितना अच्छा काम कर रहा है, उसमें से पानी कितना निकल रहा है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं? उसको हम मेजर करते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी से, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन। चलो, ठीक है। बेसिकली ये स्पेसिफिक कैपेसिटी की मैंने आपको फॉर डेफिनेशन भी बताई थी, स्पेसिफिक कैपेसिटी से वो चीज पता चलती है। देखो ये कुछ इक्वेशंस हैं, जैसे बर्नौली इक्वेशन, हालांकि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ये बर्नौली इक्वेशन है आपकी एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, जो भी जैसे आपने बर्नौली इक्वेशन पढ़ी है उसमें प्रेशर एनर्जी, हाइट हेड, प्रेशर हेड बोलते हैं या प्रेशर एनर्जी कह लो, वेलोसिटी हेड और एनर्जी हेड ये कांस्टेंट होना चाहिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन ये आपकी किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ये मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे है कि किसी पाइप में कितना पानी अंदर घुस रहा है बराबर होगा कितना पानी उसमें से बाहर जा रहा है। फिर उसके बाद आती है थीम्स इक्वेशन और डुपिट्स इक्वेशन। ये है इज एप्लीकेबल टू स्टेडी फ्लो टुवर्ड्स अ वेल इन कन्फाइंड एक्वीफर। अब थीम्स इक्वेशन और जो ड्यूपिट्स इक्वेशन है, ड्यूपिट्स इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, ये देखो ड्यूपिट्स इक्वेशन आपकी अनकन्फाइंड एक्वीफर में लगती है और थीम्स इक्वेशन ये आपकी कन्फाइंड एक्वीफर में लगती है। ये दोनों हमने आप पढ़ रखा है। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रखें, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ड्यूपिट, ये यू दिख गया यहाँ पे तो ये आ गया हमारा अनकन्फाइंड एक्वीफर। ठीक, और थीम्स तो जो दूसरा बचा वो है। अब इसको देख लेते हैं। द अवेलेबल यील्ड ऑफ अ ट्यूबवेल कैन बी डबल बाय डबलिंग द डायमीटर ऑफ द वेल। जो ट्यूबवेल में से पानी निकाला जा रहा है उसको डबल कैसे किया जा सकता है? जो डायमीटर है उसको डबल करके। भाई डायमीटर को डबल करने से तो मुझे नहीं लगता होना चाहिए, क्योंकि एरिया एरिया बेसिकली कैसे डबल होगा? जो एक्वीफर कितना इसमें पानी दे रहा है तो इस एरिया को आपको डबल करना पड़ेगा। द यील्ड ऑफ ट्यूबवेल वेरीज इनवर्सली विद द लॉगरिथम और रेसिप्रोकल ऑफ द डायमीटर ऑफ द वेल। अब देखो ये फॉर्मूला पढ़ा है, इसमें हमने ये सब चीजें देख रखी हैं। तो जो डिस्चार्ज है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इससे ऐसे संबंधित है, मतलब लॉग का रेशियो है बेसिकली। तो यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया गलत और ये हो गया सही, आंसर आ जाएगा डी। यील्ड ऑफ द ट्यूबवेल, देखो क्या कहना चाह रहा है। यील्ड ऑफ द ट्यूबवेल, ट्यूबवेल में से जो पानी निकल रहा है वेरीज इनवर्सली विद द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ डायमीटर ऑफ द वेल। ये किसके साथ, ये किसके व्युत्क्रमानुपात में होता है? लॉगरिथम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द डायमीटर। देखो ये लॉग है और ये रेसिप्रोकल है वेल के डायमीटर के।
तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक हुआ। स्पेसिफिक कैपेसिटी भी थोड़ी देर हमने पढ़ा था, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन, देखो कहाँ पर है, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन, ये हम देख चुके हैं। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। हमने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ एसएससी के क्वेश्चन करने हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये वीडियो ये मैं आपको यूट्यूब पर अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उसको आप देखें अच्छे से, पढ़ें, और इसमें से जो जो क्वेश्चंस आपको दोबारा समझने हैं वो आप मेरे से डाउट सेशन में, हम कल अपना आपका डाउट सेशन भी रख लेंगे। और जो मैंने आपको बुक दी हुई है उसमें सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन कर लो, जो जो मेरे से डाउट पूछने हैं वो पूछ लो। ठीक है बेटा, ठीक है सुप्रिया, चलो, ओके बेटा, बाय।